बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का ये वीडियो आप नाज़रीन की फरमाइश के तहत बनाया जा रहा है, जिससे वो तमाम तालिब इल्म जो CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं फैज़याब हो सकते हैं। इस वीडियो का उन्वान है ग़ुलाम अब्बास का मकबूल व मारूफ़ अफ़साना आनंदी का ख़ुलासा। इस अफ़साने के ख़ुलासे से क़बल आइए ग़ुलाम अब्बास की मुख्तसर हालात ज़िंदगी देख लेते हैं, जो आपके इम्तिहान में काफ़ी मुआविन साबित होगा। ग़ुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 ईस्वी को हिंदुस्तान के अमृतसर में पैदा हुए और 2 नवंबर 1982 ईस्वी को 72 साल की उम्र में पाकिस्तान के कराची में इनकी वफ़ात हुई। वह हिंदुस्तानी पैदाइश है, लेकिन वो पाकिस्तान चले जाते हैं, लिहाजा उनकी जो शहरियत है वो पाकिस्तानी है। आज पूरी दुनिया उसे पाकिस्तानी अदीब के तौर पर जानती है। इन्होंने मुतअद्दिद अपने यादगार छोड़े हैं। इनकी तख्लीक़ात में जारे की चांदनी, आनंदी जिसका ख़ुलासा आज आप देखेंगे, कनरस, धनक, ओवरकोट, जज़ीराए सुखनवरा, मोहब्बत रोती है, जिला वतन, ये उनकी अहम तख्लीक़ात में शामिल हैं। इन्हें सिताराए इम्तियाज़ अवार्ड 1967 ईस्वी में दिया गया था। ये था ग़ुलाम अब्बास के बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी। ये आपके इम्तिहान में मुआविन साबित होगा। अब हम और आप देखेंगे इनका अहम अफ़साना आनंदी का ख़ुलासा। इससे कबल बता दिया जाए कि ग़ुलाम अब्बास ने इस अफ़साने में क्या पेश किया था, ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो। इस अफ़साने का जो मकसद है ग़ुलाम अब्बास का, वो ये है कि हमारे समाज में एक गिरोह है जिसे तवाइफ़ों का गिरोह कहा जाता है। इससे लेकर के समाज में जो मर्दजात की जो दोहरी रवैया है, वो जो दोहरा चेहरा रखते हैं, इसको इन्होंने पेश करने की कोशिश की है। अब देखेंगे इस अफ़साने के ख़ुलासे में इंशाअल्लाह। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। आनंदी ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ एक ऐसा अफ़साना है जिसका मरकज़ व महवर कोई हीरो या हीरोइन नहीं, बल्कि एक तवाइफ़ बिरादरी है जिन्हें हमेशा समाज के लिए एक बदनुमा दाग तस्वर किया गया है। यानी हर कहानी का एक हीरो या हीरोइन यानी कि मरकज़ी किरदार होता है। तो मरकज़ी किरदार अक्सर हम किसी बहादुर या किसी ऐसी शख्स को लेते हैं जो लगता है कि हीरो या हीरोइन बनने के लायक है, लेकिन इस अफ़साने में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पूरी बिरादरी है, तवाइफ़ों की बिरादरी को यहाँ पे मरकज़ बनाया गया है। इसी के गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, मरकज़ उसे कहते हैं। और इस बिरादरी को हमारे समाज में हमेशा से एक नासूर की हैसियत से याद किया जाता है, देखा जाता है, बदनुमा दाग तस्वर किया जाता है। ये दाग हमेशा के लिए समाज से मिट जाए, इसके लिए लोग कदम नहीं उठाते हैं। बस ये कि शहर से दूर रहें ताकि मुआशरे में कोई गड़बड़ी ना हो। मर्दों में ये मुनाफ़क़त और दोहरेपन को ग़ुलाम अब्बास ने इस अफ़साने में बहुत उम्दा तरीके से पेश किया है। इस अफ़साने का ख़ुलासा मंदरजा ज़ैल है। यानी कि ये जो तवाइफ़ बरादरी है, जिसको लेकर के शुरुआत से ही, ये तो काफ़ी कदीम चीज़ है, लेकिन 17वीं 18वीं सदी में ये चलन में आ गई थी। और उस वक्त से लेकर के आज तक जो हमारे समाज की जो मर्द बिरादरी हैं, मर्द ज़ात हैं, ये हमेशा से यही समाज को कहते आए हैं कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। वो कहते कुछ और है लेकिन और करते कुछ और हैं। इसे हम अपनी ज़बान में दोगला कहते हैं। तो मर्द जो दोगलागिरी करते हैं, उसे ग़ुलाम अब्बास ने पेश किया है कि वो समाज में हमेशा कहते हैं कि इसे जड़ से उखाड़ने के लिए हम ये मंसूबा बनाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अफ़साने में भी वही दिखाया गया है कि किस तरह से मर्द जो है मंसूबा बनाते हैं, लेकिन और फिर बिलवास्ता तौर पर किस तरह से इस बिरादरी को फिर वो परवान चढ़ाते हैं। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये बिरादरी जो है वो समाज से दूर रहे, यानी वो मर्द जिस समाज में रह रहे हैं, जिस बस्ती में रह रहे हैं, उस बस्ती से दूर रहे, ताकि इनकी बहू बेटियां, इनके बच्चे ख़राब ना हो जाए।
उनके देखा देखी में वो भी उस तरह की जो रहन सहन है उसको अपनाना ले, इन चीज़ों से वो डरते हैं। लेकिन अगर इसे जड़ से ख़त्म कर देंगे तो फिर इन लोगों की जो मज़े के जो सामान है वो मैसर नहीं होंगी। लिहाजा इसीलिए ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि समाज से दूर रहे, ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। आइए इनका खुलासा देखते हैं। मुनाफ़क़त के मानी होते हैं दोगलेपन को मुनाफ़क़त कहते हैं कि आप कुछ कह कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, आपका ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और है। अगर ऐसी हालत है तो उसको मुनाफ़क़त कहते हैं। इनका खुलासा देखिए। अफसाने का आगाज़ बल्दिया के इजलास से शुरू होता है। बल्दिया एक गांव है जहां पे एक यूँ समझिए कि पंचायत लगा हुआ है और वहीं से अफसाने का शुरुआत है। इस इजलास में इस बात पर बहस होती है कि तवाइफ़ों की बस्ती शहर में क्यों है। ये एक मेंबर बल्दिया का एक रुकन ये सवाल उठाते हैं कि ये बस्ती शहर के बीच में क्यों है, यानी कि जिस शहर में वो लोग रह रहे हैं, बल्दिया जो गांव है उसमें उसके बीचों बीच ये बस्ती क्यों है। एक तवील बहसो मुबाहिसे के बाद ये तय हो जाता है कि तवाइफ़ें शहर से दूर चली जाएं। शहर बदर होने से इनकी ज़िंदगी पर ज़रूर असर पड़ेगा और गाहक नहीं होंगे तो इनका ख़ातिमा भी हो जाएगा। अब देखिए मंसूबा किस तरह बना रहे हैं। यहाँ पे ये जो तवील बहस होती है, काफ़ी तवील है ये बहस, जिसे यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मुख्तसर खुलासा है। तो इस बहस में तरह तरह की बातों को कहा जाता है कि इसके होने से हमारे जो बहू बेटियाँ हैं उसके रहन सहन में बदलाव हो जाती है, जो बच्चे जो तालिब इल्म हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। बेशुमार बातों को पेश किया गया, लेकिन तमाम बातें सही है जो भी इस बहस व मुबाहिसा में कहा गया, ठीक है। लेकिन अब इस दाग को मिटाने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, इसे क्या किया जाएगा, दूसरी जगह में मुंतकिल कर दिया जाएगा, शहर से दूर। अब अगर वह शहर से दूर हो तो क्या उससे हमारे समाज को परेशानी नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो ये यहाँ साफ दिख रहा है कि जो ये मर्द समाज है ये हमेशा से मुनाफ़क़त रहा है, दोगला रहा है इस मसले को लेकर के। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बस्ती दूर में गांव से अगर किसी वीरान जगह में अगर इसको मुंतकिल कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई दुकान है, अगर दुकान में अगर कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो आप दुकान को बंद कर देंगे। और यही मसला ये लोग पेश कर रहे हैं कि अगर ग्राहक नहीं जाएंगे कोठों पे तो फिर वो बंद कर देंगे। देखिए आगे फैसले के मुताबिक तवाइफ़ों को शहर से 12 कोस दूर एक वीरान बस्ती में मुंतकिल होना पड़ा। ये बस्ती उजरी हुई बस्ती थी, सिर्फ वहाँ पे ढांचा बना हुआ था, लोग नहीं रहते थे। ये बस्ती बल्दिया से 12 कोस दूर है। वहाँ पे वो लोगों को जगह दिया गया कि आप लोग यहाँ रहेंगे। कुछ तवाइफ़ें जिनके यहाँ आने जाने वाले मालदार थे वह उनकी मदद से ज़मीनें ख़रीद कर घर बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए इस जुमले को। अब कुछ ऐसी तवाइफ़ें थी जिनके कोठों पर आने वाले यानी कि इसी गांव से थे या दूसरे गांव से थे, तो वो लोग सरमायादार थे, वो लोग मालदार थे, उनके पास पैसे थे। जिन लोगों ने ये तजवीज़ पेश की थी कि इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, वही फिर अब जा कर के इन तवाइफ़ों को मदद कर रहे हैं ताकि शानदार से अच्छा घर बनाया जा सके। एक तरफ तो समाज में दिखा रहे हैं कि हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर एक तरफ दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, पैसे दे करके और अपनी मदद के ज़रिए इसी बस्ती को फिर परवान भी चढ़ा रहे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये परेशान हो जाएंगे। लिहाजा ज़मीनें ख़रीद कर घर बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो सन्नाटा रहा, मगर जब मकान वगैरह बन गए तो यहाँ भी एक छोटा मोटा बाज़ार लगने लगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बस्ती तख्लीक में आ जाए तो मकान सामान वगैरह बेचने के लिए लोग आएंगे ही। तो एक छोटा बाज़ार जिसको हम लोग चौक कहते हैं, तो चौक भी लग गया। ऐसा लगा जैसे वीराने में बाहर आ गई हो। टूटी फूटी मस्जिद जो आबाद नहीं थी उसे हयात नौ बख्शा गया और अब इसमें नमाज पढ़ी जाने लगी। यानी चूँकि ये बस्ती थी तो जाहिर सी बात है मस्जिद भी होगी या मंदिर होगी। तो मस्जिद टूटी फूटी थी जिसे इन लोगों ने साफ़ किया और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब चूँकि मस्जिद बन गई इसलिए वहाँ पे मुल्ला भी आ गए नमाज़ पढ़ाने के लिए। एक मज़ार भी दिखाई दे गया और फिर फ़ौरन मज़ार के लिए बाबा भी आ गए, जिसे कड़क शाह पीर बाबा का नाम दिया गया। यानी ये मज़ार दिखे तो मज़ार में बाबा भी आ गए। मज़ार पर दिए जलने लगे। इस वीराने की तो जैसे ज़िंदगी संवर गई। यानी ये जो बस्ती जो वीराना था
यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए, ये बिरादरी ने, और फिर मस्जिद भी बन गई, मज़ार भी मिल गया, हर तरफ चमक दमक होने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि ये वीराना जो है इसकी ज़िंदगी संवर गई है, क्योंकि हर तरफ तो भाई रंगारंगी है। 6 माह बाद जब तामीरी काम ख़त्म हो गया, एकदम मुकर्रर हुआ कि फ़लाँ दिन मुंतकिल हो जाएंगी। यानी कि अब तक तो 6 महीने तक वो लोग उसी गांव में थी, लेकिन जैसे ही यहाँ तामीरी काम ख़त्म हो गया, यहाँ गांव तैयार हो चुका, तो इन लोगों ने झटके से फ़ैसला किया कि अगले ही दिन जो है हम लोग मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा मैदान में शामियाना लगा, यानी कि पिंडाल सजाया गया, बेहतरीन खाना तैयार किया गया, न्याज दिलवाई गई। चूँकि यूँ समझिए कि शुरुआत थी बस्ती का, तो फिर न्याज तो ज़रूरी है, न्याज दी गई। और इसके बाद लंगर तकसीम किए गए फ़कीरों में। रात के वक्त तवाइफ़ों ने अपनी महफ़िल सजाई और अपने ख़ास लोगों के साथ रक़्स व सुरूर का इंतज़ाम किया। यानी अब यहाँ जो बस्ती आ गई तो फिर से इनका जो अपना पेशा है वो शुरू हो गया, और अपने लोगों से मुराद वह लोग जो इनके इस तामीरी काम में मदद कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जो समाज में आकर के कहते हैं कि इस बिरादरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दिन में तो बस ये लोग हमेशा गुलाम अब्बास के मुताबिक दिन के वक्त तो ये लोग हमेशा सबके सामने ये गुण गाते हैं कि हमारे समाज में ये बदनुमा दाग है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर रात में यही लोग होते हैं जो वहाँ जा कर के महफ़िलों को गर्म करते हैं। अब चूँकि तवाइफ़ें मुंतकिल हो चुकी थीं, लिहाजा इन्होंने अपने मकान की बनावट इस तरह की कि ऊपरी मंजिल पर रहने का इंतज़ाम था और नीचे दुकानें थीं, जिसमें हलवाई, हजाम, पसारी, बिसाती, शीर फरोश, कसाई, दर्जी, रंगरेज़, बजाज, नानबाई, अतार, हकीम, पान, बीड़ी, सिगरेट और फूल वगैरह बेचने वाले शामिल थे। यानी इन लोगों ने अपने मकानों की बनावट कुछ इस तरह की थी कि ऊपरी मंजिल पे ये लोग रहते थे और नीचे जो है दुकानों के लिए जो है जगह थी, जिसमें कैसे कैसे दुकान आ गए। हलवाई, हलवा बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले को बोलते हैं। हजाम यानी कि जो नाई होते हैं चूल काटने वाले को। पसारी जहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं, जड़ी बूटियों वाले, दवाई के जैसा सामान। बिसाती फेरी वाले को, जिसमें कंघी, छोटा मोटा कपड़ा वगैरह जो भी सामान होते हैं, तो उसको फेरी वाला, जिसको बिसाती बोलते हैं। शीर फरोश दूध बेचने वाले को। कसाई जो गोश्त बेचे। दर्जी जो कपड़ा सिए। रंगरेज़ जो कपड़ों में रंग चढ़ाने का काम करते हैं, उसको रंगरेज़ कहते हैं। बजाज कपड़ा बेचने वाले को कहते हैं। नानबाई होटल वगैरह। अत्तार जहाँ पे इत्र वगैरह सामान बिके। हकीम तबीब जिसे बोलते हैं, दवाई बेचने वाले को। पान, बीड़ी, सिगरेट और फूल वगैरह बेचने वाले तमाम, यानी कि एक तरह से जिस तरह से बाज़ार होती है, समझिए कि इस बस्ती में एक बाज़ार सा बन गया, सब आ गए। तवाइफ़ें क्या मुंतकिल हुई, इस वीरान इलाके की दुनिया ही अलग नज़र आने लगी। ऐसी रौनक हुई कि लोगों के गोया हर दिन ईद और रात शब बारात हो। यानी कि इन लोगों के आने से पहले ये बस्ती एक वीरान बस्ती पड़ी हुई थी, उजरी हुई थी, लेकिन जब ये लोग आई तो यहाँ पे ऐसी रौनक होने लगी कि दिन के वक्त ऐसा लगता था कि ईद का दिन है, और रात के वक्त ऐसा मालूम होता था कि ये शब बारात है। इस कदर रौनक इस इलाके में छा गई। ये बस्ती जो एक वीराने में बसाई गई थी, तकरीबन 20 साल में ये बहुत अच्छी तरह आबाद हो गई। इसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। रहने वालों के हस्ब ज़रूरत सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, अखबारों के दफातर, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाले, यतीम खाना, कचहरी, टाउन हॉल, सिनेमा हॉल, होटल, पोस्ट ऑफिस, गरज के एक पुलिस थाना भी खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ अब झगड़े भी होने लगे थे। तो देखिए, एक तरफ तो बस्ती के बीच में ये गिरोह थे, तो इस गिरोह को वहाँ से उखाड़ करके, यानी कि ख़त्म करने के मकसद से कहीं और बसाया गया, और फिर कहीं और बसा करके फिर इसको एक बस्ती की शक्ल दी गई। किन लोगों ने इस बस्ती को परवान चढ़ाया? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि इस बस्ती को इस गिरोह को बस्ती से दूर कर दी जाए। उन्हीं लोगों की मदद से फिर से ये बस्ती परवान चढ़ती है, और इस कदर परवान चढ़ती है, तरक्की कर लेती है कि यहाँ पे आप यूँ समझिए कि एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें इस बस्ती में मौजूद हो जाती है। शुरू में
इस जगह का नाम यहाँ रहने वालों के मुनासबत से हुस्न आबाद रखा गया, मगर बाद में इस बस्ती का नाम आनंदी, जो इस इलाके का असल नाम था, रखा गया। यानी कि चूँकि यहाँ पे रहने वाले तवाइफ़ें जो थीं वो हसीन थीं, लिहाजा इस मुनासबत से इस इलाके का नाम हुस्न आबाद रखा गया। लेकिन इन लोगों को जिस बस्ती में आबाद कराया गया था वो वीराना पहले बस्ती थी, आबाद बस्ती थी, और उस वक्त उसका नाम था आनंदी। लिहाजा इस बस्ती को हुस्न आबाद से बदल करके आनंदी रख दिया जाता है इसका नाम। अब ये इलाका तरक्की करते करते तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ और शहर का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। जिस बस्ती को, जिस दाग को समाज से निकाल करके उसके ख़ातिमा के लिए एक अलग जगह दी गई थी, वही जगह आज समाज का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, तिजारत का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ऐसे ग्रोह में हमारे जो शुरफा हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो तिजारत भी करते हैं अलग तरह से। तो अब ये हिस्सा आप यूँ समझिए कि हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाता है, जिसे उखाड़ना नामुमकिन बन गया। क्योंकि हमारे ही समाज के जो लोग हैं वो बिलवास्ता तौर पर उनकी मदद करते हैं। ये था अफसाने का खुलासा। इस अफसाने के मुताला से ये मालूम होता है कि ग़ुलाम अब्बास ने समाज की तल्ख़ हकीकत और मर्दों के दोगलेपन को पेश किया है। आखिर ये मर्द लोग दोहरी ज़िंदगी क्यों जीते हैं? अगर ये औरतें समाज की बदनुमा दाग हैं तो इन्हें इस खराबी को जड़ से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि समाज से दूर भेजकर अपनी आसानी को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि बआसानी आ जा सकें। क्योंकि अब अगर बस्ती में ही ये बिरादरी अगर हो तो जाहिर सी बात है वहाँ आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए समाज से दूर कर दिया जाए ताकि उन लोगों को आसानी पहुँचे। मुसन्निफ़ ने ये बताने की कोशिश की है कि ये औरतें जो आज लानत व मुलामत की अलामत और नफ़रत की मुस्तहिक हैं, इसके असल हक़दार मर्द ज़ात हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इन मर्दों को कहा जाए कि आप शादी करके उनको अच्छी ज़िंदगी दीजिए तो फिर वो हंसने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि फिर वही मर्द कहते हैं कि ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती हैं, और फिर यही मर्द हैं जो इन लोगों को परवान भी चढ़ाते हैं। तो बिलवास्ता तौर पे तो ये मर्द ज़ात ही हैं इसके हक़दार, लेकिन आज इन लोगों को बदनुमा दाग कहा जाता है। मुसन्निफ़ ने हमारे जहन को जगाने की कोशिश की है और हमारे सामने एक सवाल रखा है कि मर्दों में इन औरतों के तई इतनी मुनाफ़क़त क्यों है? ये सरासर गलत रवैया है। हमारे समाज को इस गलत जहनियत से आज़ादी चाहिए। यानी हम लोग दिखावे के लिए जो इन औरतों से नफ़रत करते हैं और लानत और मुलामत भेजते हैं, ये गलत रवैया है। अगर हमें सही मानों में इनसे परेशानी है तो इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए कोई मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। और फिर मंसूबे के तहत तो काम होता है और बिलवास्ता तौर पे यही लोग उनकी मदद भी करते हैं। ये था अफसाना आनंदी का खुलासा। उम्मीद है कि इस अफसाना का जो मौजू है, जो मरकज़ है, ये आप समझ गए होंगे। अगर मुख्तसर में कही जाए एक दो जुमले में तो इस अफसाने का मकसद है कि तवाइफ जिसे समाज का बदनुमा दाग करार दिया जाता है, इसके असल दागदार जो हैं वो मर्द ज़ात हैं, क्योंकि इनकी ही वजह से ये औरतें वजूद में है, इनकी ही वजह से ये औरतें परवान चढ़ती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपको किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बनाया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।